कोरोना महामारी के खिलाफ हो रहा मुकाबला सबसे अहम दौर में है। स्वास्थ्य कर्मियों को देश भर में टीका लग रहा है, लेकिन राज्य सरकारों का कहना है कि हेल्थ वर्कर्स में उत्साह गायब है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य अपने टीकाकरण के टारगेट से पीछे चल रहे हैं। इसी मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो रही है। खबर है कि दूसरे चरण में प्रधानमंत्री टीका लगवा सकते हैं। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट, जिसकी इमारतों से धुआं निकलता देख आज सारा देश एक पल के लिए डर गया। सब जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है, इसीलिए सभी ने सोचा कि अब वैक्सीन का क्या होगा। लेकिन लोगों की आंखों ने जो देखा और समझा वो पूरा सच नहीं था, क्योंकि जिस सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी वहाँ वैक्सीन नहीं बन रही थी। वैक्सीन बनाने वाली इमारत हादसे की जगह से 1.5 किलोमीटर दूर थी। भारत की वैक्सीन के साथ भी यही हो रहा है। तथ्यों के सामने होते हुए भी सभी ने अपनी अपनी राय बना ली है, जो हकीकत से उतनी ही दूर है जितनी पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट की नई और पुरानी इमारत। देश में नौबत ये आ चुकी है कि कोरोना को हराने वाले हेल्थ वर्कर भी शंका से भरे हुए हैं। एक्चुअली मेरे कुछ डाउट्स हैं। मैंने काफी लोगों के मुंह से सुना जब वैक्सीन स्टार्ट हुई कि जिनको इन्फेक्शन है वो लोग ना लगवाएं इसको, किसी तरीके के इंजीनियर। तो मेरी क्वेश्चन यही था। वैक्सीन को भ्रम के धुएं से निकालने के लिए, इसे लेकर हर किसी में भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद सामने आने वाले हैं। टीके के पक्ष में विश्वास मत रखने वाले हैं। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानव का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। आज तक को जानकारी मिली है कि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वैक्सीन लगवाएंगे। 50 साल से ऊपर वाले सांसदों और विधायकों को भी टीका लगाया जाएगा। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण में टीका लगेगा। अभी तक 8 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। ये सिलसिला अगले 2-3 महीने तक चलेगा, यानी अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगवाते हुए देश देख पाएगा। देश का वो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उसे दूसरे चरण में वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और विपक्ष के वो सभी नेता जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उनको भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। पीएम मोदी से पहले कई विदेशी नेता वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री को पहले टीका लगवाने के लिए कह रही थी। कोरोना के टीके, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कई शंकाएं पैदा होंगी, तो स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है, हम इसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस की इस मांग को बीजेपी ने हमेशा ये कहकर खारिज कर दिया कि सरकार के लिए देश पहले और व्यक्ति बाद में है। पेंडेमिक और वैक्सीनाइजेशन, ये दोनों ही राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से नॉन इश्यू पर राजनीति करने की हमारे विपक्षी मित्रों की आदत बन गई, और विशेष रूप से कांग्रेस के लोगों की। अब जब वैक्सीन सबको लगेगी, मैं तो एक भी बात कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की परंपरा है कि जो कुछ भी लाभ हो, जो कुछ भी लाभकारी हो,
जो कुछ भी सबसे पहले आविष्कृत हो उस पर पहला अधिकार जो है वो हम नेताओं का है। ये कांग्रेस की परंपरा, ये परंपरा टूट गई है। ये परंपरा टूटी है। भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की परंपरा है कि देश पहले, समाज बाद में, और उसके बाद में पार्टी, और उसके बाद में हम। मुझे लगता है हम उसी पैथ को इसमें भी फॉलो करें। 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया कि मेड इन इंडिया वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है। सीधे प्रधानमंत्री से भरोसा मिलने के बाद सभी को लगा कि वैक्सीन अभियान तेजी से चलेगा। पहले कोरोना वॉरियर्स को टीका लगने से उम्मीद जगी कि टीके को लेकर जागरूकता का स्तर ऊंचा होगा, लेकिन आंकड़ों ने निराश कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को 6 दिन बीत चुके हैं और अभी तक 9 लाख के करीब हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लग पाई है, जबकि 16 जनवरी को ही देश भर में 2 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए थे। यानी रफ्तार काफी कम है। जबकि एक ताजा रिसर्च कहती है कि जून तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगवाने के लिए सरकार को 13 लाख टीके रोज लगाने होंगे। शाम के 6 बजे तक का हाइलाइट्स ये हैं कि सारे देश में 9,99,065 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन किया जा चुका है और इसके लिए 18,159 सत्र आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैदान में उतरने का ऐलान बताता है कि कोरोना के खिलाफ मैच में टीम इंडिया को अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी की जरूरत है। सरकार को लगता है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी वैक्सीन को लेकर भ्रम के धुएं को हटाने में काफी मददगार साबित होगी। आज तक ब्यूरो। भारत में टीके पर सवाल उठ रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स में उत्साह की कमी देखी जा रही है, लेकिन कोरोना के टीके की क्या अहमियत है, ये कोई हमारे पड़ोसियों से पूछे जो ना चीन की तरह अपने देश को बंद कर सकते हैं और ना ही टीका बना सकते हैं। लेकिन भारत अपने पड़ोसियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। हमारा टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाभ मिलेगा। भारत की वैक्सीन, हमारी उत्पादन क्षमता पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। एशिया की एक ताकत ने दुनिया को कोरोना की महामारी दी, तो एक बड़ा देश उस महामारी से लड़ने के लिए छोटे देशों को वैक्सीन पहुंचा रहा है। भारत का हर पड़ोसी वैक्सीन मैत्री का लाभ उठा रहा है। भारत ने सबसे पहले अपने 2 सबसे छोटे पड़ोसियों को वैक्सीन देने के लिए चुना। ये देश है भूटान और मालदीव। भूटान को 1.5 लाख तो मालदीव को 1 लाख वैक्सीन की खेप गुरुवार को पहुंचाई गई। हो सकता है ये आंकड़ा आपको कम लगे, लेकिन कुल 5 लाख की आबादी वाले मालदीव के लिए 1 लाख वैक्सीन एक बड़ा नंबर है। नेपाल और बांग्लादेश को वैक्सीन पहुंचाकर भारत अपनी दोस्ती जता चुका है। बांग्लादेश को 20 लाख तो नेपाल को 10 लाख वैक्सीन की डोज पहुंचाकर भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी का धर्म निभा रहा है। और अब बात अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के अभियान की। माफिया डॉन, गैंगस्टर और शातिर अपराधियों के अड्डों को योगी की पुलिस चुन चुन कर निशाना बना रही है। बड़े से बड़े माफिया डॉन के खिलाफ जारी ये उत्तर प्रदेश में कानून का भूकंप है। ऐसा भूकंप जो अपराधियों की आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक ताकत को ध्वस्त कर दे रहा है। ये धूल, ये गुबार उत्तर प्रदेश के मेरठ में माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो की कोठी के जमींदोज होने के बाद उठा। जहां अब तक कानून को घर की खेती समझने वाले माफिया डॉन की हवेली में प्रशासन ने इतने हथौड़े मारे कि बदन सिंह बद्दो की तरह बनने की सोचने वालों के दिमाग दुरुस्त हो जाएं। आगे बढ़े उससे पहले 2 तस्वीरें देखिए। कैसी थी अपराधी की करोड़ों की अवैध कोठी और कैसे 2 घंटे में कानून के बुलडोजर से गिरा दी गई। और कौन था ये डॉन, जरा सुनिए एसएसपी साहब से।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माफिया वदन सिंह बद्दो है, जिसे आजीवन कारावास के माननीय न्यायालय द्वारा सजा है और ये फर्रुखाबाद पुलिस से पेशी के समय फरार हो गया था कस्टडी से। इस क्रम में मेरठ पुलिस ने जो मुकदमा पंजीकृत किया था उसमें अभी पिछले महीने इस बिल्डिंग में 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। उसके बाद एक अपील पड़ी जिसमें ये निकलकर सामने आया कि यहाँ पर इसने अपने बाहुबल और अशोक से एक बिल्डिंग बना रखी थी जो कि पूरी तरह से अवैध थी। फरार भूमाफिया बदन सिंह जो बाद में सुपारी किलर बना, उसके आतंक की दीवारों को ऐसे मेरठ में गिराया गया। अब जरा दूसरे कैमरे से भी कानून की असली ताकत को देखिए। जो डॉन अपनी हवेली के बाहर दीवारों पर लिखवाता था कि बाहरी व्यक्तियों का आना मना है, उसकी गुंडाई के दम पर कमाई गई गैर कानूनी ताकत को पुलिस ने मोहल्ले में सबके सामने ढहाया। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही घंटों में 2 बड़े हादसे हो गए हैं आज। कल दोपहर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने से 5 लोगों की जान चली गई और देर रात जोरदार धमाके से कर्नाटक का शिमोगा हिल गया। काफी देर तक पता ही नहीं चल पाया कि दरअसल हुआ क्या है। बाद में जानकारी मिली कि धमाका डायनामाइट से हुआ है जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की। देखिए ऊपर उठता काला धुआं, ये बताता है कि कितना बड़ा यहां पर भी हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि कोरोना का टीका कोविशील्ड जहां पर बन रहा है वो यूनिट अलग है। जहां पर यह धमाका हुआ है वहां पर बीसीजी का टीका बन रहा था। दूसरी तरफ तस्वीरें आप कर्नाटक के शिमोगा की देख रहे हैं जहां पर 8 लोगों की मौत हो गई है। देर रात यहां पर भी हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। आपको बता दें सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में फिलहाल जानकारी ये आ रही है कि कोविशील्ड वैक्सीन जहां पर बनाई जा रही है वो बिल्कुल सेपरेट और 1 किलोमीटर दूर यूनिट है। जहां पर यह धमाका हुआ वहां से 1 किलोमीटर दूर वो यूनिट है, यानी कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जिस जगह पर, जिस यूनिट में धमाका हुआ है वहां पर बीसीजी का टीका बन रहा था। 5 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। अदार पूनावाला जो है उन्होंने कहा है कि 25-25 लाख दिया जाएगा जो मृतक हैं उनके परिवारों को। दूसरी तरफ जो बड़ी खबर शिमोगा से सामने आई है, कर्नाटक के शिमोगा। अक्सर शिमोगा को जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि पटाखे का बहुत बड़ा कारोबार यहां पर होता है, बारूद का बहुत बड़ा कारोबार यहां पर होता है। घर घर में ये भी कहा जाता है कि घर घर में यहां पर पटाखे बनाए जाते हैं। लेकिन इस बीच जो देर रात बड़े धमाके की खबर आई, ये किसी को पता नहीं चल पाया कि दरअसल हुआ क्या है। अब जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि डायनामाइट से धमाका हुआ। और किसान आंदोलन, रुक करेंगे हम अगली खबर का, और ये खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। जी हां, 58वां दिन हो चुका है, हालात फिर भी जस के तस बने हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है कि दरअसल अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या होने जा रहा है। इन 3 तस्वीरों में हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, कल एक बार फिर से किसान बैठे, बातचीत की। जो प्रस्ताव दिया गया था सरकार की तरफ से, उस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया है किसानों ने। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि हम नहीं मानेंगे कि 1.5 साल तक के लिए आप होल्ड पर कर दीजिए और बाद में जो है एक समिति गठित की जाए। वो समिति, क्योंकि सरकार का यही कहना था कि 1.5 साल तक हम इस कानून को होल्ड पर डाल देते हैं, एक कमेटी का गठन करते हैं हम, वो कमेटी बातचीत करेगी और उसके बाद जो फैसला लिया जाएगा उस फैसले को माना जाए। किसान नेताओं ने पहले तो विज्ञान भवन से निकलने के बाद सकारात्मक एक अपना रुख भी दिखाया और कहा कि सरकार भी सकारात्मक थी, चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कल जब चर्चा हुई है तो साफ तौर पर उन्होंने नकार दिया। आज फिर से एक बार 11वें दौर की बैठक है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा था और सरकार पूरी तौर पर हर दृष्टि से किसानों के लिए सोचती है। इस नाते वार्ता दर वार्ता होकर करके जितनी लीनियंट सरकार है, मैं समझता हूं कि उससे अधिक तो कुछ हुआ ही नहीं जा सकता है। किसान आएंगे वार्ता करने के लिए तो एक सकारात्मक परिणाम निकलना चाहिए।
टोटल क्लैरिटी है। अगर कमेटी बनवानी होती तो पहले दिन सरकार ने कमेटी कही, फिर सरकार की कोर्ट के पास एक कमेटी कोर्ट ने बनवा दी। कोर्ट ने क्या कहा, अपने जो कानून है होल्ड पे कर दो। सरकार ने क्या कहा, होल्ड पे कर दो, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए। नहीं बात कुछ, इसलिए ना कमेटी मंजूर है ना होल्ड मंजूर है। तीनों कानून रापील और उसके साथ अपने एमएसपी के खरीद का गारंटी कानून और खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जावे। ये भारत इस मुद्दे के लिए आया है और पहली बार भारत एमएसपी की मांग पे इकट्ठा हुआ है और एमएसपी की मांग हम पूरी करवा के जाएंगे। तीनों कानून रिपील हो भी गए, उसके बावजूद भी जब तक एमएसपी की हमें गारंटी नहीं मिलती हम नहीं जाएंगे। हम एमएसपी मांग रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमआरपी। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं फिलहाल किसान आंदोलन पर क्या स्थिति है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं। सरकार ने कानून 1.5 साल तक टालने का प्रस्ताव दिया है। देखिए ग्राफिक्स में बरकरार है टकराव, 11वें दिन की बात होनी है। सरकार क्या कहती है, कानून 1.5 साल तक टालने का प्रस्ताव है, किसान नहीं मान रहे, कमेटी बनाकर चर्चा हो। सरकार कह रही है प्रस्ताव मंजूर नहीं है किसानों को। साफ तौर पर किसानों ने मीटिंग के बाद कह दिया। अब सरकार का कहना है कि आंदोलन खत्म हो, आंदोलन जारी रहेगा लगातार। किसान इस पर अड़े हुए हैं, ट्रैक्टर परेड रोकी जाए, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन ट्रैक्टर परेड होकर रहेगी ये किसान कह रहे हैं। दिल्ली के बाहर हो परेड, सरकार कह रही है, लेकिन दिल्ली में ही वो परेड करने पर अड़े हुए हैं। इस बीच केएमपी एक्सप्रेसवे पर सरकार ने प्रस्ताव दिया कि आप वहां पर कर लीजिए परेड, लेकिन किसान कह रहे हैं कि नहीं, वो आउटर रिंग रोड पर ही परेड करेंगे। तो ये टकराव की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है किसान और सरकार के बीच। और ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान अड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस उन्हें मनाने की हरदम कोशिश कर रही है। केएमपी एक्सप्रेस पर परेड निकालने का सुझाव भी दिया, लेकिन किसान दिल्ली में एंट्री पर ही अड़े हुए हैं। आप 26 जनवरी को कुछ भी करेंगे, दिल्ली के अंदर आके आप परेड नहीं कर सकते। दिल्ली के बाहर तो संभव नहीं है। ऐसे ना जाते, ये किसान ऐसे ही कहाँ चला जाएगा। कोई बाधा ना आए, ये हमारा जो है एक कमिटमेंट है। संगरूर से सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली में 26 जनवरी की किसान परेड के लिए चल पड़े। बरनाला से ट्रैक्टर परेड के लिए किसान दिल्ली को रवाना हो चुके हैं। लुधियाना से किसान अपना अपना ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। तरन तारण से ट्रैक्टरों का रेला आगे बढ़ रहा है। अमृतसर के किसान भी ट्रैक्टर पर सवार होकर आ रहे हैं। दावा है ऐसे 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में बिना गणतंत्र दिवस की परेड में व्यवधान डाले किसान भी अपना गणतंत्र प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो 26 जनवरी को क्या होगा? दिल्ली के नक्शे पर आंदोलन क्या ट्रैक्टर परेड के नक्शे कदम पर आगे बढ़ेगा या टकराव थमेगा? इसीलिए किसान संगठन और 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के पुलिस अधिकारियों ने तीसरी बार बातचीत की। क्या बात हुई? आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 3 प्रस्ताव रखे। पहला, किसान के एमपी एक्सप्रेस वे पर रैली निकाल लें, जैसे पहले भी निकाल चुके हैं। कोई जगह तय कर लें, कुछ किसान पहचान के साथ उसमें शामिल हो। और तीसरा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर परेड को रद्द कर दे। किसान दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर के साथ उतरना चाहते हैं। पुलिस के प्रस्ताव को अभी खारिज कर दिया। आप 26 जनवरी को कुछ भी करेंगे, दिल्ली के अंदर आके आप परेड नहीं कर सकते। और हमने स्पष्ट कर दिया है कि देश भर से जो किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को, अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे। रिपब्लिक डे फंक्शन है जो कि एक नेशनल इवेंट है, इसको हम लोग जो है पूर्णतया सुचारू रूप से चलाएंगे और इसमें हमारा कोई बाधा ना आए, ये हमारा जो है एक कमिटमेंट है। इसी तरह सरकार की तरफ से कृषि कानूनों को 1.5 साल निलंबित करने के बहुत बड़े प्रस्ताव के बावजूद आंदोलन करते किसान पहली बार सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन पत्ते नहीं खोल रहे। सरकार थोड़ा सा कंसीडर करना शुरू किया है लगता है,
तो जो प्रस्ताव दिया है कल वो 1.5 साल बंद रख के सुप्रीम कोर्ट में लिखित एफिडेविट डाल के 1.5 साल के लिए बस चर्चा चालू रखना का। ऐसे ना जाते ये किसान ऐसे ही कहाँ चला जाएगा, इसे निपटा के चला गया। तो अब सवाल ये कि जो किसान पंजाब से एक ट्रैक्टर के पीछे 3-3 ट्रैक्टर बांधकर डीजल का पैसा बचाते हुए परेड करने आ रहे हैं, जो किसान एक ट्रैक्टर पर 2 ट्रॉली में 2 और ट्रैक्टर लाद कर लिए चले आ रहे हैं, क्या ये दिल्ली में 26 जनवरी को चलेंगे? कानून वापसी के लिए शुरू किया गया आंदोलन अब ट्रैक्टर वापसी के मुद्दे पर आकर अटका हुआ है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। रुक करेंगे अगली खबर का और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर फुरफुरा के पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी बंगाल के रण में खुलकर उतर गए हैं। उन्होंने इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम से अपनी पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। कुछ महीने पहले तक पीरज़ादा ममता दीदी के समर्थन में थे, मगर अब पीरज़ादा दीदी से खफा है। अब की बार बंगाल में मुसलमान लगाएंगे नैया पार, या अब की बार मुसलमान करेंगे ममता दीदी का बंटाधार, या अब की बार किंग मेकर बनने के लिए मुसलमान तैयार। जो सोचना है वो सोचिए, लेकिन इतना जरूर है कि फुरफुरा के पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी का यह ऐलान बंगाल की चुनावी राजनीति में कहीं गेम चेंजर न साबित हो जाए। कि हमारा जो एजेंडा है, संविधान की गणतंत्र जो अधिकार है, वो अधिकार पिछड़ा हुआ आदमी के पास पहुंच देना, उसका जो अधिकार उसको मिला देना। देखिए, जो हमारा विरोध में आएंगे उसी के साथ हमारे गणतंत्र का चुनाव लड़ेगा। बस शुक्रिया। सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे आए थे, क्या उसके साथ अलग से गठबंधन बनाएंगे असदुद्दीन ओवैसी? जब हम फंड का ऐलान करेंगे तब इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। तो पीरज़ादा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्यों? आग लगी, वहाँ वैक्सीन नहीं बन रही थी। वैक्सीन बनाने वाली इमारत हादसे की जगह से 1.5 किलोमीटर दूर थी। भारत की वैक्सीन के साथ भी यही हो रहा है। तथ्यों के सामने होते हुए भी सभी ने अपनी अपनी राय बना ली है, जो हकीकत से उतनी ही दूर है जितनी पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट की नई और पुरानी इमारत। देश में नौबत ये आ चुकी है कि कोरोना को हराने वाले हेल्थ वर्कर भी शंका से भरे हुए हैं। एक्चुअली मेरे कुछ डाउट्स हैं। मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना जब वैक्सीन स्टार्ट हुई कि जिनको इन्फेक्शन है वो लोग ना लगवाएं इसको, किसी तरीके के इंजीनियर। तो मेरी क्वेश्चन यही था। वैक्सीन को भ्रम के धुएं से निकालने के लिए, इसे लेकर हर किसी में भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद सामने आने वाले हैं। टीके के पक्ष में विश्वास मत रखने वाले हैं। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवी का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं, और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। आज तक को जानकारी मिली है कि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वैक्सीन लगवाएंगे। 50 साल से ऊपर वाले सांसदों और विधायकों को भी टीका लगाया जाएगा। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। अभी तक 8 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। ये सिलसिला अगले 2-3 महीने तक चलेगा, यानी अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगवाते हुए देश देख पाएगा। देश का वो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उसे दूसरे चरण में वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और विपक्ष के वो सभी नेता जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उनको भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। पीएम मोदी से पहले कई विदेशी नेता वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान।
यही वजह है कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री को पहले टीका लगवाने के लिए कह रही थी। कोरोना के टीके, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कई शंकाएं पैदा होंगी, तो स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है, हम इसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं देंगे।